गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है उज्ज्वला 2.0। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने महोबा में उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला 2 जो है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो है वो लॉन्च किया है। तो उज्ज्वला 1 जो थी उसको 2016 में लॉन्च किया गया था, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड के जो लोग हैं उनको जो है एलपीजी कनेक्शंस देने का ये प्रोग्राम है। तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया और 5 करोड़ विमेन मेंबर्स जो बीपीएल हाउस होल्ड्स के हैं उनको ये बीपीएल जो कनेक्शन जो बीपीएल हाउस होल्ड्स के जो लोग हैं उनको एलपीजी कनेक्शन दिया गया। अब अप्रैल 2018 में इसको जो है बेनिफिशरीज़ की एक्सपेंशन की गई और 7 और कैटेगरी के जो है बेनिफिशरीज़ को इसमें ऐड किया गया। फिर ईएमआई फैसिलिटीज़ भी दी गई ताकि वो स्टोव और जो है आगे रीफिल जो कराना होता है सिलेंडर को वो भी करवा सकें, और जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया उनको कि वो अपने स्टोव खरीद सकें। फिर जो है टारगेट को रिवाइज किया गया, 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस देने का टारगेट रखा गया और 2019 में ही जो है उसको अचीव कर लिया गया, 7 महीने पहले ही। जब अचीव करना था टारगेट डेट से 7 महीने पहले ही उसको अचीव कर लिया गया। अब जो उज्ज्वला 2.0 है वो बेसिकली जो बाकी बचे हुए जो बेनिफिशरीज हैं जिनको जो पहले कवर नहीं हो पाए थे उनके लिए इसको लॉन्च किया गया और इस बार बजट में इसको अनाउंस किया गया था। तो इसके अंदर एक और चीज़ है कि फर्स्ट रीफिल के अलावा जो स्टोव है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बेनिफिशरीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा, और इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो पेपर वर्क है वो बिल्कुल मिनिमम हो। और माइग्रेंट्स का क्राइसिस की सिचुएशन देखते हुए ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि उनको जो है अपने राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ जो है वो देना ना पड़े, वो सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन जो है अपनी फैमिली की डिक्लेरेशन के ऊपर ही जो है वो इन बेनिफिट्स को जो है वो अवेल कर सकें। तो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। उज्ज्वला 2.0। So PM Modi has launched this scheme, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0, and this is aimed to provide LPG connections to the rest of the people or the beneficiaries who were not covered in Ujjwala 1.0. So Ujjwala 1.0 was launched in 2016 and it aimed to provide 5 crore women members of BPL households with LPG connections, and in April 2018 the beneficiaries were expanded or extended with 7 more categories of people such as SC, ST, PMAY, Pradhan Mantri, Antyodaya Yojana beneficiaries, etc. So they were also added to the list of beneficiaries who were getting this Ujjwala 1 benefits, and EMI facilities were also facilitated so that they can avail stove and refill cost in EMIs, and the interest was paid by the government. It was an interest-free loan. So in this Ujjwala one also, the target was later revised and it was enhanced to 8 crore LPG connections. This target was achieved 7 months in advance, that is in August 2019, and now to extend the benefits of the scheme to the rest of the beneficiaries who could not be covered in the earlier scheme or the earlier phase. They for them this Ujjwala 2.0 has been launched, and it was suggested by the budget the 2021-22 financial year, and this additional 1 crore LPG connections will be provided to the rest of the beneficiaries. And who is launching this scheme? Who is taking care of this scheme? The Union Ministry of Petroleum and Natural Gas. So this is the first time a subsidy based or a welfare scheme, a social welfare scheme is being implemented by the Petroleum and Natural Gas Ministry. So this Ujjwala 2.0 has been launched by PM Modi in Mahoba, Uttar Pradesh. So now let us see the next topic, which is National Mission on Edible Oil Palm. सो पीएम मोदी जो है उन्होंने लॉन्च किया इस मिशन को। इसका जो है प्रोजेक्ट का जो है वो टारगेट ये है कि अगले 5 साल में 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएं ताकि जो एडिबल ऑयल इकोसिस्टम है उसके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके से रिलेटेड जो भी हमारी जो खर्चा है जो हमारे को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है वो की जा सके। तो अब इसके फीचर्स क्या हैं कि एक तो सेल्फ सफिशिएंसी लाना चाहते हैं हम एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में इंडिया में। अभी क्या है कि हम 60% जो है ऑलमोस्ट जो है हम एडिबल ऑयल की जो है वो इम्पोर्ट करते हैं और उसको अगले 5 साल में हम कम करके 45% करना चाहते हैं। तो जो है
ऑलमोस्ट मतलब 70% हम ग्रोथ टारगेट रख के चल रहे हैं। और इसमें फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स मिलेंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी उनको मिलेगी, और ताकि वो अपने कल्टीवेशन को जो है वो बढ़ा सकें। सिर्फ जो है पाम ऑयल ही नहीं, बाकी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनके लिए भी सपोर्ट दिया जाएगा। अब इस मिशन में टारगेट रखा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पर जो है इस स्कीम का ज़्यादा फोकस रह सके, क्योंकि वहाँ पर कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस हैं कि वहाँ पर हम एडिबल ऑयल जो है, जो हमारा ऑयल पाम है, उसको वहाँ पर हम कल्टिवेट कर सकते हैं। सो लेट अस सी दिस टॉपिक in English. National Mission on Edible Oil, that is oil palm. So PM Modi has launched this mission, and it aims to provide benefits worth 11,000 crores over the period of next 5 years. And through this investment in edible oil industry, the government wants to ensure self-sufficiency in edible oil production. It wants to reduce import dependence, which is currently 60% import dependence of edible oil from the rest of the world. The government wants to reduce it to 45% by the year 2024-25. And to achieve this growth rate of 70% in this edible oil ecosystem, the government will provide farmers with quality seeds and technology so that they can expand their cultivation. And not just oil palm, but other oils, traditional oil seed crops will also be supported. And the government has decided that the scheme will have special emphasis on India's northeastern states as well as Andaman and Nicobar Islands, because we have conducive weather conditions in these regions. So now let us see the next topic, which is Constitution's Scheduled Tribes Order. तो ये एक बिल है जो कि पास किया गया है अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट में। और इसमें हुआ क्या था कि जो है प्रेसिडेंट जो है वो, आपको पता है कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है हमारे प्रेसिडेंट को कि वो कुछ शेड्यूल्ड, जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में उनको लिस्ट कर सकते हैं, और पार्लियामेंट इस लिस्ट को जो है वो मॉडिफाई कर सकती है। तो उसी कंटेक्स्ट में कुछ शेड्यूल ट्राइब्स को रिमूव करना था और कुछ शेड्यूल ट्राइब्स का जो है वो नाम चेंज करने थे, इसीलिए इसमें बिल में अमेंडमेंट की गई है। ठीक है, तो अब जैसे कि अबोर ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में, उस ट्राइब को इस बिल ने रिमूव कर दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। अब वो शेड्यूल्ड ट्राइब का उनको स्टेटस नहीं है। और कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जैसे खामती, उनका नाम चेंज करके ताई खामती कर दिया गया है। फिर बहुत सारी और ट्राइब्स हैं, उनका नाम चेंज किया गया इस बिल में, मतलब सिर्फ नाम चेंज करने के लिए बिल था, और एक ट्राइब को इस लिस्ट से बाहर निकाला गया है। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2021. The government has brought this bill to remove Abor tribe from Arunachal Pradesh, which was this Abor tribe was listed as a scheduled tribe, but now it has been removed from the list of scheduled tribes. Generally, the Constitution provides the President to specify the scheduled tribes in several states and UTs, and it also allows the Parliament to modify this list of notified scheduled tribes. So now several scheduled tribes are being renamed or restructured, so that because of emerging new names, these tribes are being either expanded, or their scope is being either expanded or reduced through this small amendment in this Constitution Scheduled Tribes Order Act. Okay, so now let us see the next topic, which is 127th Constitutional Amendment Bill. तो ये बिल जो है इसको लोकसभा ने अभी रिसेंटली पास कर दिया है। और ये बिल जो है, अब पहले क्या होता था कि जब से गवर्नमेंट जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है, फिर उसके बाद एक मराठा रिजर्वेशन की जो है रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा 5 मई की रूलिंग है, हमने डिस्कस भी किया था इसको, कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके जो है वो हटा दिया था। तो उसके बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट जो है, जो स्टेट, अब उसमें हुआ क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट ने सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कंटेक्स्ट को लेकर मराठा को रिजर्वेशन अपनी स्टेट में दे दी थी, महाराष्ट्र में। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफाई कर सकते हैं कि जो है स्टेट की ओबीसी लिस्ट को, और स्टेट्स जो है वो नहीं जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं अपने आप, जो या फिर अपने तरीके से। ठीक है, तो जो है
स्टेट्स की एक तरह से पावर ले ली थी कि ओबीसी लिस्ट बनाने की, जो उनकी खुद की उनकी स्टेट के अंदर जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें ओबीसी लिस्ट बनाने की जो पावर ले ली थी, और वो पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस पावर को रीस्टोर करना स्टेट्स के पास या फिर स्टेट असेंबलीज के पास, उसके लिए ही इस बिल को जो है वो लाया गया है। ठीक है, सो अब ये जो है जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर, जो 5 मई का ऑर्डर था, उसको जो है वो नलीफाई करते हुए एक तरह से ये जो प्रेसिडेंट को जो पावर दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको वापस वो पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देने के लिए ये बिल को लाया गया है। अगर ऐसा ना किया जाता तो अभी तक जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो ओबीसी लिस्ट बनाई हुई थी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 671 ओबीसी कम्युनिटीज़ थी, वो सब जो है उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ना मिल पाते, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया था, उनको उनकी स्टेट्स ने आइडेंटिफाई किया हुआ था। और अगर ऐसा होता तो ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ टोटल ओबीसी कम्युनिटीज़ जो है वो उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ना मिल पाते, इसीलिए इस बिल को लाना ज़रूरी हो गया था। तो अब ये बिल क्या कर रहा है, ये स्टेट लिस्ट के जो है ये प्रेसिडेंट के एम्बिट से निकाल के उसको वापस स्टेट असेंबली को दे रहा है कि अब स्टेट असेंबली अपनी जो ओबीसी जो है लिस्ट को वो अपने आप अपडेट कर सकेगी। ठीक है, उसको प्रेसिडेंट के ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। So now let us see this topic in English. 127th Constitutional Amendment Bill. So recently Lok Sabha has passed this bill because there was a concern after 5th May Supreme Court judgment on Maratha reservation. So what happened was that Marathas were given reservation by the state assembly, or the Maharashtra state assembly, or the Maharashtra government basically forwarded that bill. And when the bill was challenged in Bombay High Court, it was quashed, or it was basically it was reduced in scope. But when the bill, the challenge against this Maratha reservation went to Supreme Court of India, it declared this Maratha reservation as unconstitutional, because it said that only the president can update this state OBC list, especially after the 102nd Constitutional Amendment Act. So, what it basically said, these are the statements that the Supreme Court remarked that the states have power to make reservations for particular communities or castes, but they cannot make reservation based on the criteria of socially and economically backward classes. Okay, so it scooped out this judgment of the court, the Supreme Court. It scooped out the powers of states to update the state OBC list from state governments or the state assembly to the president of India. So it said that only the president can notify these OBC lists, and the states have no power over it. Okay, so now this amendment to this to nullify the Supreme Court judgment became necessary, because if the government had not done it, several OBC communities, almost 671 OBC communities, which were notified by their respective states, they would have lost the status of OBC communities, and their reservation benefits which were available to them would have been declared null and void, or they would have been abolished. Okay, so it would have adversely impacted almost 1/5 of OBC communities, which are basically identified by their respective states. So that's why the 127th Constitutional Amendment Bill is taking out the state list out of the ambit of president, and it is restoring the powers of the state assembly to update or notify the state OBC list. Okay, so now let us see the next topic, which is IPCC सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। तो रिसेंटली हमने कल भी डिस्कस किया था इसको कि आईपीसीसी की जो सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट है, उसमें जो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो अभी रिसेंटली रिलीज़ की गई है। ठीक है, मंडे को ही रिलीज़ की गई है रादर। और जो है वो रिपोर्ट क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं, जैसे खासकर कि इंडिया में हीट वेव्स और फ्लडिंग जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर जो है क्लाइमेट चेंज के जो है वो इफ़ेक्ट्स जो है वो इरिवर्सिबल होंगे, और हम वापस उस सिचुएशन में नहीं जा पाएंगे जैसे कि पहले थी। फिर इंडिया में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश पड़ जाएगी, सिवियर रेन की सिचुएशन होगी, और जो है सदर्न इंडिया में जो है वो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। सी जो है राइज होगा, उसकी वजह से क्या है कि वो जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर ख़तरा बढ़ेगा, हमारे आइलैंड स्टेट जो है टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर ख़तरा बढ़ेगा। तो इससे हो क्या रहा है, अब इससे
इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहली बात तो इंडिया पे अब ये ग्लोबल प्रेशर बढ़ेगा कि देखो आपको भी बहुत खतरा है, तो आप भी जो है वो नेट ज़ीरो टारगेट को कमिट करो, ठीक है? जो इंडिया, आपको हमने डिस्कस किया था ना इसको, कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन की जो है क्लाइमेट एम्बिशन समिट भी हुई थी, जिसमें कि उन्होंने कमिट किया था कि वो 2050 तक नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। इवन चाइना ने भी जो है अपने नेट ज़ीरो टारगेट को जो है वो जो है अनाउंस किया है कि वो 2060 तक नेट ज़ीरो को जो है वो अचीव कर लेंगे। तो इंडिया पे भी प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप भी कमिट करो कि आप भी 2050 या 60, आज कभी तक जो है, जब तक आप चाहते हो, आप भी नेट ज़ीरो की जो है कमिटमेंट दो। लेकिन इंडिया जो है वो उससे हिचकिचा रहा है, बिकॉज ऑब्वियस रीजन से हमने डिस्कस भी किया था इसको, कि हमारे हिस्टोरिकल एमिशंस जो है वो कम रहे हैं। अब हमारा जो ये वाला डेकेड है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उस टाइम पर शुरू हो रही है, हम एक लीप लेने लगे हैं डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेट की तरफ। तो आप ग्लोबल कम्युनिटी अगर हमारे को फोर्स करेगी, और वो भी कब, जब वो ना तो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं, ना ही वो हमारी ग्रीन ग्रोथ को, ना ही वो फाइनेंस करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे कमिटमेंट चाह रहे हैं नेट ज़ीरो टारगेट की, ठीक है? तो इंडिया के ऊपर ये प्रेशर और बढ़ेगा इस रिपोर्ट के बाद से, कि आप भी नेट ज़ीरो टारगेट के लिए कमिट करो, ठीक है? तो ये रिपोर्ट कह क्या रही है? ये रिपोर्ट ये कह रही है, पहली बार एक फर्स्ट टाइम जो है आईपीसीसी की रिपोर्ट में 1.5 डिग्री का जो टारगेट है, जो कि हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो है कमिट किया हुआ है सारी कंट्रीज़ ने, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, कि हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री से ऊपर जो है वो वार्मिंग ना हो इस हमारी जो सेंचुरी में। लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि इस सेंचुरी का तो भूल जाओ, रादर 2030s के एंड तक जो है वो 1.5 डिग्री वार्मिंग का जो गोल है वो आप जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है वो ऑलरेडी हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2030s, और हो सकता है कि वो 1.6 डिग्रीज तक भी पहुंच जाए। आपको मतलब इतना ज़्यादा भी वार्मिंग हो सकती है कि वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो है 1.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है? तो इंडिया के ऊपर इसका जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर आने वाला है कि वो नेट ज़ीरो के लिए जो कमिट करने के लिए हमको और ज़्यादा जो है वो ग्लोबल प्रेशर आएगा, ठीक है? सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। आईपीसीसी सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट एंड इट्स impact on India. Okay, so this report has been released. The first working group report has been released recently, like we discussed yesterday. So they have warned India that there will be increased heat waves and flooding, and the impact of climate change will be irreversible on India as well as the rest of the world. So there will be increased annual mean precipitation of over India, and we can also expect severe rain conditions over southern India. Okay, and that's why, because of rise in global temperatures, there will be rise in sea levels, and it will adversely impact our coastal states as well as the island territories. So what it means for India at the current moment is that the rest of the world will start making pressure on India, or it will start pressurizing India to commit to the net zero target, because the major emitters, the US and China, they have already committed to this net zero target. The US has committed to this global net zero target of net zero. The US has already committed this net zero by 2050, and China has also committed that they will achieve this net zero goal by the year 2060. Of course, now there will be pressure because India has been resisting that they will not be giving this in written. They will not be committing it in written format that we will achieve a net zero goal. Of course, we will try to achieve this net zero target, but we are not willing to give this in writing. But now there will be pressure on India, and this report, what is significant about this report this time is that it is the first time in the last total 5 reports have been released. It is the first time that this IPCC report is saying that the target of limiting this global warming to 1.5 degrees Celsius in this century, this is very ambitious, and forget 2100, you are rather seeing the 1.5 degree warming by the end of 2030s itself. Okay, so until or
all the countries commit to the 2000 until all the countries commit to the net zero target, we cannot expect this 1.5 degrees uh, target of Paris Agreement to be achievable. Okay, so the report is also saying that forget 1.5 degrees, we can also expect the temperatures to shoot 1.6 degrees Celsius by the end of these 2030s. Okay, so either early 2040s or the late 2030s, we can see or expect the global temperatures or the climate to uh, uh, rise by 1.5 degrees Celsius. Okay, so now let us see the next topic, which is UNSC open debate on maritime security. तो आपको पता है पीएम मोदी जो है उन्होंने रिसेंटली UNSC की जो है डिबेट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी को जो है वो चेयर किया है, क्योंकि इंडिया जो है वो इस मंथ का अगस्त का जो है वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ UNSC बना हुआ है, तो इसलिए इंडिया जो है वो चेयर कर रहा है इस मीट को। और इसमें 5 पॉइंट फ्रेमवर्क रखा है पीएम मोदी ने ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। तो पहला उसका फ्रेमवर्क का जो है वो हाईलाइट क्या है कि एक तो मैरीटाइम ट्रेड के लिए जो बैरियर्स हैं उसको रिमूव किया जाए। तो उसके कंटेक्स्ट में जो है पीएम मोदी ने सागर जो है हमारा इनिशिएटिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके बारे में जो है हाईलाइट किया है कि हम कैसे सागर जो है हमारा मिशन है जो उसको यूज़ करते हुए हम मैरीटाइम ट्रेड को जो है वो सीमलेस बनाना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने बोला है कि जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स होते हैं उसको जो है पीसफुली रिजॉल्व किया जाना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से रिजॉल्व किया ना जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे हमारा बांग्लादेश के साथ एक डिस्प्यूट था मैरीटाइम डिस्प्यूट, और UN क्लॉज की जो रूलिंग है वो हमारे अगेंस्ट आई, लेकिन हमने उसको फिर भी जो है वो एक्सेप्ट किया और बांग्लादेश के हम जो फेवर में रूलिंग थी हमने उसको जो है वो प्रॉपरली कंप्लाई किया। ठीक है, तो ये एक तरह से सिग्नल दिया गया चाइना को कि चाइना के खिलाफ जब रूलिंग आई थी फिलीपींस के फेवर में आई थी तो चाइना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो एक तरह से चाइना को ये मैसेज दिया है इंडिया ने। तो थर्ड जो है फ्रेमवर्क वो ये कह रहा है कि मैरीटाइम थ्रेट्स जो है नॉन स्टेट एक्टर्स से भी और नेचुरल डिजास्टर्स से भी। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे टेररिस्ट्स हैं, पायरेट्स हैं, इन सब से जो थ्रेट्स हैं उसको जॉइंटली कैसे टैकल किया जाए, वो भी एक फ्रेमवर्क का पार्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी का। तो फोर्थ फ्रेमवर्क कह रहा है फोर्थ प्रिंसिपल कह रहा है कि मैरीटाइम एनवायरनमेंट और जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, जैसे खासकर प्लास्टिक वेस्ट को कैसे डील किया जाए, फिर ऑयल स्पिल्स को कैसे डील किया जाए, उसके लिए भी एक जॉइंट हमको कंजर्वेशन एफर्ट करने की ज़रूरत है। फिर रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी, उसकी भी हमको ज़रूरत है, ये ऐसा पीएम मोदी ने जो है अपने फिफ्थ प्रिंसिपल में कहा है। और इसमें कहा है कि जो ग्लोबल नॉर्म्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको डेवलप करना ज़रूरी है ताकि जो है मैरीटाइम कनेक्टिविटी जो है वो हम इंश्योर कर सके। ठीक है, और अब हम देखते हैं सागर मिशन क्या है, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं कि 2015 में जब पीएम मोदी जो है वो मॉरिशस विजिट कर रहे थे तो उन्होंने इस सागर विजन को जो है वो आउटलाइन किया था। और इसके अंदर जो है 3 पिलर्स हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम कॉमन्स एंड कोऑपरेशन। इसके अंदर हम जो है इंडिया जो है उन्होंने प्रपोज किया था कि जो इस रीजन में जो इंडियन ओशन रीजन में रहते हैं वो आपस में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करें, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, कोस्टल सर्वेलेंस जो है वो उसके ऊपर जो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन करें और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें और कैपेबिलिटीज़ जो है हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ वो इकट्ठे होकर जो है वो जॉइंटली जो है उसको हम इम्प्रूव करें। ठीक है, तो बेसिक इसका जो असली इंटेंशन थी इस सागर मिशन की वो है इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है इंडियन ओशन रीजन के लिटोरल में एशिया और अफ्रीका में उसको बढ़ाने का ये एक तरह से ये विजन था। ठीक है, सो था क्या रादर है, ये भी एक्टिव है। ठीक है, सो नाउ ये देखते हैं कि UN क्लॉज 1982 है क्या। तो ये लॉ ऑफ द सी ट्रीटी है जिसको 1982 में अडॉप्ट किया गया था और ये आपको इसी के ये UN क्लॉज ही कहता है कि किसी भी कंट्री के जो कोस्टल एरिया है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक उस कंट्री की टेरिटोरियल सी की लिमिट है। ठीक है, और आपकी जो है कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके खुद के हैं। ठीक है, अब जो है ये जो 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस जो है ये कहाँ से डिसाइड हुआ था, UN क्लॉज की ट्रीटी से ही डिसाइड हुआ है। ठीक है, अब इंडिया इसका सिग्नेटरी बना है UN क्लॉज का, 1982 में ही बन गया था और इसी ट्रीटी में कहा गया था कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो टेक्नोलॉजी और वेल्थ ट्रांसफ़र करेंगी अंडर डेवलप्ड नेशंस को, ताकि जो ये UN क्लॉज ट्रीटी के जो प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके और मरीन पोल्यूशन को हम टैकल कर सकें। अब UN क्लॉज ने 3 न्यू इंस्टीट्यूशंस को बनाया था, जैसा कि पहले है
इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉज ऑफ सी, तो यही वो ट्रिब्यूनल है जिसके रूलिंग इंडिया के खिलाफ आई थी बांग्लादेश के केस में, और इंडिया ने उसको कंप्लाई किया था। और इसी ट्रिब्यूनल की रूलिंग चाइना के खिलाफ आई थी, फिलीपींस के साथ जो डिस्प्यूट था उनका, लेकिन चाइना ने उसको कंप्लाई नहीं किया था। ठीक है, फिर यह है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इसके बारे में भी हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। जमैका में है इसका जो है वो आपको पता ही है हेडक्वार्टर। ठीक है, तो हमारी जो अभी डीप सी मिशन में भी हमने, डीप सी जो मिशन है हमारा, उसमें भी हमने इसको जो है वो इसी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से ही अप्रूवल लेके जो है हम अपने पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूज जो है वो हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं हमारे जो इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो ये जो मरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं आपके एरिया में, उसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो इनके साथ कोऑपरेट करके ही आपको जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये उन रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो अब कुछ जो है कंट्रीज़ जिनकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, उनको जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो मिलता है, और उनकी जो है वो टेरिटोरियल सी की लिमिट जो है वो भी एक्स्ट्रा होती है। अब सोचो इंडिया का अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अगर हम इंडिया कॉन्टिनेंटल कंट्री हो और उनका जो शेल्फ है वो 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा हो, तो ऑफकोर्स उसको जो है वो ज़्यादा जो है वो एरिया मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ये 12 नॉटिकल माइल्स या 200 नॉटिकल माइल्स की जो आप जो एक स्ट्रेट जैकेट जो अप्रोच है उससे ज़्यादा एरिया मिलेगा। तो उसको कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी कंट्री को मिलेगा और कौन सी कंट्री का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या नहीं, वो कौन डिसाइड करता है? ये कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, सो नाउ let us see this topic in English. UNSC open debate on maritime security. PM Modi has recently chaired this open debate on UNSC maritime security, and this UNSC has adopted the presidential statement. President was India, of course, for this month, and they have reaffirmed that the United Nations Convention on the Laws of the Sea must be adhered to by the member states of the United Nations. Okay, so PM Modi has given a 5-point framework for the maritime security. The first one pertains to removing barriers to maritime trade. So we have highlighted the Sagar mission, which was launched in 2015, and the second principle pertains to resolving the maritime disputes peacefully and in accordance with international law. He even highlighted how India accepted the UN clause or the international laws, international Tribunal for the Laws of the Sea, the ITLAS ruling against India when we were having a dispute with Bangladesh. India accepted this ITLAS judgment, and we resolved this dispute with Bangladesh peacefully, as compared to, and now contrast this actions of India with China. Now China had a similar dispute with Philippines, but it lost favored Philippines over China, but China didn't accept that ruling, and that's why PM Modi has highlighted that all disputes, maritime disputes, must be resolved peacefully and in accordance with international law. So the third principle says that maritime threats, which are emerging from non-state as well as state actors, and from the natural disasters, they must be jointly tackled. The fourth principle says that maritime environment and resources must be conserved. It is being threatened by plastic waste as well as oil spills. So marine environment conservation is important for us. The fifth one pertains to maritime connectivity, responsible maritime connectivity. So there must be some global standards and norms through which global trade must be facilitated, and maritime connectivity must be encouraged. Okay, so this Sagar mission was launched in 2015 during a visit to Mauritius. PM Modi outlined this vision. This vision basically rests upon three pillars: exchange of information, coastal surveillance, building of infrastructure, as well as strengthening the capabilities of Indian Ocean region littoral countries. And this mission had a strategic objective, because India wanted to expand its strategic footprint in this Asia and Africa region.
especially to the countries which fall under this Indian Ocean region littoral. And now let us see what is this UN clause. So this UN clause is also called the Laws of the Sea Treaty. It was adopted in 1982. It says that a country has a territorial sea limit of 12 nautical miles. So from your coast to 12 nautical miles area, you have the territorial sea limit. Okay, so nobody else can enter this space. And uh, within the distance of 200 nautical miles, you have an exclusive economic zone. Okay, so in that area, you can explore marine resources. It is your economic right to achieve to explore marine resources. And this UN clause also provided for technology and wealth transfer from developed to underdeveloped countries, so that they can implement the regulations outlined under UN clause. And they can also enforce provisions to control marine pollution. India has been a signatory to this UN clause since 1982 itself. There were three institutions under which were created under this UN clause. The first one is International Tribunal for the Laws of Sea. Of course, this uh, tribunal adjudicates disputes between state parties which are members of this UN clause. The second one is International Seabed Authority. It regulates the marine resources, or the non-living resources also. The third one is very important. The Commission on Limits of the Continental Shelf. So certain countries which are basically continental, they have an extended continental shelf beyond 200 nautical miles. They will get some extra territory, like they will have an extended territorial sea limit. They will also have an extended exclusive economic zone because they have an extended continental shelf. So all the disputes, or all the regulation regarding which country will get how much exclusive economic zone, or if any country is eligible to get the benefit of this continental shelf, these issues are decided by this commission for the on the limits of continental shelf. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.